बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब बोर्ड का जो मैथमेटिक्स है उसका पहली एक्सरसाइज के स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर है मैट्रिक्स से रिलेटेड, आज उसका इंट्रोडक्शन और ये सब कुछ हम देखेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि मैट्रिक्स हम किस किस जगह पे आगे जाके इस्तेमाल करते हैं। तो मैट्रिक्स हम ज़्यादातर मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, स्टैट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिफरेंट ब्रांचेज जो होती हैं साइंसेस की उसके में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो बनते हैं जो कंप्यूटर्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, तो उसके अंदर ये मैट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट ये कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है, तो एक रेक्टेंगुलर अरे है और इसको मुख्तलिफ कलेक्शन ऑफ रियल्स नंबर्स जो होते हैं उससे बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रियल नंबर्स हैं वो क्या चीज़ है। ये जो रियल नंबर्स हैं ये क्या चीज़ है। रियल नंबर्स कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये -1 में भी, माइनस में भी हो सकता है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब ये देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ पे 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.2321 समथिंग कुछ भी ऐसा है। तो ये सारे ही रियल नंबर्स हैं। तो फिर अगर ये सारे ही रियल नंबर्स हैं तो फिर मैट्रिक्स तो किसी भी नंबर से बन सकता है, ऐसा नहीं है। एक तो होते हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के अलावा जो होता है वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि मिसाल ले लेते हैं कि कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे a = 5 + 3 आयोटा। अब इसमें 5 जो है ये तो एक रियल नंबर आ गया, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू मालूम है। ए जो है ये तो इक्वेशन का नेम है, इसका मसला नहीं है, ठीक है। और जो ये 3 आए है या आयोटा है या कुछ भी इसको बोलें, इसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी जिस चीज़ की हमें वैल्यू नहीं मालूम, जो कि इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर जो भी होगा वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, वो रियल नंबर्स नहीं होंगे। तो कोई भी इमेजिनरी नंबर किसी भी मैट्रिक्स में फिट नहीं हो सकता। और एक तो ये रियल नंबर्स का हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि रेक्टेंगुलर अरे क्या चीज़ है। अब जैसे कोई भी रियल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 7 सो ऑन। अब ये जिस तरह ये हमने रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, ये रियल नंबर्स के गिर्द एक क्या है, रेक्टेंगुलर अरे बन जाती है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये किसी एक में भी हो सकती है, जैसे 0 है, 0 भी तो एक रियल नंबर है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे भी हो सकती है, ये 1, 2, 3 ऐसे भी हो सकती है, और ये वर्टिकल भी हो सकती है, 1, 2, 3। और ये ऐसे भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे भी हो सकती है। अब इसका मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसी सीरीज़ में ही होगी 1, 2, 3, 4, ऐसे भी हो सकता है 1, 7, 9, 11, 6, 4 ऐसे भी हो सकती है। मुझे जहाँ तक यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और रेक्टेंगुलर अरे में
इसको कैसे हम चला सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी, रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें जो वैल्यूज़ हम हॉरिजेंटली जो लिखी जा रही होंगी, जिसको उर्दू में उफ़क़ी भी बोलते हैं, वो क्या है, रोज़ हैं। से वो R1 R2 R3 को शो कर रहा है। और जो वैल्यूज़ वर्टिकल शो हो रही हैं और ये हॉरिजॉन्टल है। जो वैल्यूज़ वर्टिकली शो हो रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कॉलम्स। जैसे C1 है, C2 है, C3 है। अब हम कुछ मिसालें खुद भी लेते हैं। अच्छा, हमने जैसे ये लिखा था 1 2 3 देना। अब आप मुझे बताएं कि ये कितनी रोज़ हैं। ये और 1 है, मतलब एक सिंगल रो है। और कॉलम्स कितने हैं इसमें, ये C1 C2 C3, 3 कॉलम है और एक रो है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3, फिर ये क्या है, ये एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 4, तो ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 R3। और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक है। इसका मतलब रोज़ 3 है इसमें और कॉलम 1 है इसमें। तो इसको ऐसे रेट किया जाता है कि इसमें रोज़ और कॉलम्स कितनी हैं, उसकी मतलब उसको काउंट कैसे कर सकते हैं, रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितनी है। इसकी मज़ीद डिटेल थोड़ा सा आगे जाके आपको समझ में आएगी कि इसको हम क्यों करना चाहते हैं ऐसे। नेक्स्ट चलते हैं जी, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आपको समझ आएगी कि रोज़ और कॉलम्स हम क्यों स्टडी कर रहे थे। वो इसलिए स्टडी कर रहे थे कि हम इसके ऑर्डर्स को भी लिख सकें। अब द नंबर ऑफ रोज़ एंड columns in a matrix specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of orders m by n. For example, अभी इस इंग्लिश को छोड़ दे, मैं आपको समझाता हूँ इसका करना अब क्या है। अब ये है कि कोई भी जैसे ये एक जैसे एक यही हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हम लिख लेते हैं M इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 2। अब ये क्या कह रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 and R2 and columns in a matrix and columns C1 C2 C3। इसमें कितने हैं कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, मतलब ये हो गया कि इसके ऑर्डर्स को ये स्पेसिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसके ऑर्डर्स कितने हैं। अब उसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इफ़ ए मैट्रिक्स M हैज़ m रोज। देखिए पहले वो रोज कह रहा है और फिर कॉलम कह रहा है। देन M इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m एंड n। पहले रोज आएंगी और फिर कॉलम आएंगे। इसमें रोज कितनी है, जी 1 और ये 2, हम लिख देंगे 2 बाय कॉलम्स कितने हैं, कॉलम इसमें हैं 3, ये 2 बाय 3। इसका क्या, इसको हम किस तरह लिखेंगे, ऑर्डर
ऑर्डर 2/3, ऑर्डर 2/3, ठीक है जी। अब एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 7 है, एक छोटा सा बिल्कुल कॉलम है, इसमें रोज़ कितनी है और 1, और ये कॉलम कितने हैं C1। ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने आंसर क्वेश्चंस में इनका कुछ भी नहीं लिखा जाना। अब इसका देखते हैं ऑर्डर कितना है। इस कॉलम का देख लेते हैं B, ठीक है, इसका नाम है B। हम क्या लिखेंगे अब, ऑर्डर ऑफ B इज 1/1। अब समझ आया कि हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी इक्वल मैट्रिक्स। क्या चीज़ है इक्वल मैट्रिक्स? अब जैसे नाम से ही जाहिर है, कोई भी चीज़ अगर A = B है तो एक दूसरे के बराबर है। अब A = B कैसे है, इसकी मिसाल ले लेते हैं। ऐसे है कि जैसे A = 7 है, ठीक है, और B = 3 + 4 है। तो ये क्या है, ये 3 + 4 भी तो हमारा 7 बन रहा है, और A भी हमारा 7 बन रहा है। तो इसका मतलब है A = ये मैट्रिक्स ऑफ A = मैट्रिक्स ऑफ B, ये दोनों इक्वल है। अब एक और मिसाल लेते हैं, जैसे C = 7 है और D = 3 + 2 है। तो ये तो 5 बन रहा है, इसके इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, C इज़ नॉट इक्वल टू D। तो इसका मतलब है कि C D के इक्वल नहीं है। ऐसे ही हम जो जैसे एक और मिसाल ले लेते हैं, चलें। अब A = 5 और B मैट्रिक्स ऑफ 5 और B = 7 - 2 है, B मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, A = B आ जाएगी। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है जो कि 1.1 है। इससे पहले हमने इसके बारे में जो थ्योरी थी, जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो थ्योरी ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, जो उसके अंदर क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनके मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो फाइंड करें। अब आपको मैंने बताया था कि ऑर्डर कैसे फाइंड होंगे। इसका ऑर्डर क्या है जी, R1 है, ये R2 है, और कॉलम्स कितने हैं, C1 और C2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ A इज क्या है जी, पहले क्या लिखेंगे, रोज़ कितनी है, 2, ये 2 बाय कॉलम्स कितने हैं, ये भी 2 है, 2/2, ठीक है। अब मैंने इसको इस जगह पे लिख दी है, हम इसको इसी क्वेश्चन के नीचे लिखते हैं, इज़ 2/2, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ये है। अब इसका भी ऑर्डर क्या है, आज ऑर्डर ऑफ B इज 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इज 2/2। शाबाश। अच्छा, अब
इसका हम लिखते हैं सी का क्या है, सी के रोज़ कितने हैं, एक ही रो है और 2 कॉलम है, तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सी इज 1/2। 1 इसके क्या है, ये 1 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब आगे क्या कहता है वो, डी में क्या पूछता है, इसमें भी हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर बताने हैं जी। अच्छा जी, अब हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ डी इज, इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 रोज, और इसको हम 3 लिखते हैं, 3 बाय कॉलम्स कितने हैं, ओनली 1, 3/1। ठीक है जी। अब ई में ई भी देख लेते हैं। अब मैं इसका डायरेक्टली लिखता जाता हूँ, ठीक है। इसके कितने, 1 2 3, 3 आगे, 3 बाय कॉलम्स कितने हैं, 2। ओके, शाबाश शाबाश बच्चों, समझ आ रही है ना मेरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि एफ है। अब एफ के ऑर्डर्स कैसे हैं, रोज कितनी है, रोज 1 है, 1 बाय कॉलम्स कितने हैं, 1 है, 1 बाय कॉलम्स कितने हैं जी, अच्छा। अब इसमें एफ को करते हैं। अब इसके कितने रोज कितनी है, 1 और कॉलम्स कितने हैं, 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, जी ऑर्डर ऑफ जी जी 1 2 3, रोज कितनी है, 3 बाय कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 1 2 3, 3/3, इसका ऑर्डर आ गया 3/3। और नेक्स्ट है एज, एज का भी हम देख लेते हैं जी, ऑर्डर ऑफ एज इक्वल टू कितने हैं जी, रोज कितनी है, 1 2 बाय कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। अब मैंने आपको समझाया था इक्वल कैसे होते हैं, जो भी जैसे एक कोई भी मैट्रिक्स है 3 है, उसमें लिखा हुआ है, वो फर्ज कर लेते हैं ए है, और फिर बी है मैट्रिक्स, तो वो है 1 + 2, ये भी तो इक्वल ही हैं। तो ऐसे ही हमने देखने हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम ए को। हाँ जी, ए में क्या है जी, 3 है। अब बी में नहीं आएगा। अब ए को हमने पहले तो ये चेक करना है कि इसका ऑर्डर 1/1 है, कोई ऐसा जिसका 1/1 बनता हो, ये नहीं बनेगा, ये बन सकता है। इसको हम 5 - अगर 2 करते हैं तो इसका क्या आंसर आता है, तो ये तो हमारे पास 3 बन जाता है, जो कि ए के इक्वल है। तो हम लिख देते हैं जी ए = सी। अब अभी हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये दोनों सॉल्व हो गए। अब इसको नहीं देखेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है बी। बी में भी हम ऑर्डर देख लेते हैं जी। बी है 1/2 का। अब नेक्स्ट ये 1/2 है, तो ये तो नहीं है इसके जैसा। बी की वैल्यू है 3 और 5, ये 5 और 3 है, ये भी नहीं है। ये भी ऑर्डर नहीं मिलते, ये भी ऑर्डर नहीं मिलता, ये ऑर्डर भी नहीं हमारे साथ मिलता, मैच होता। ये ऑर्डर भी मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे ये ऑर्डर मैच हो रहा है, जो कि हमारा 1/2 का है। इसमें भी 1/2 है। अब 3 + 2 करते हैं तो = 5 बन रहा है, और ये 3 है
ये भी 3 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारा बन रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है 5। ठीक है, और ये तो बी के इक्वल आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया जी, बी इक्वल टू आई। अब इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, तो भाईजान ये भी कंप्लीट हो गए हमारे। अब नेक्स्ट आ जाता है जी डी। डी आ गया जी। डी का भी ऑर्डर कितना है, 1/2 है। ये भी 1/2 नहीं है, नहीं 1/2 तो भाईजान कहीं भी नहीं है। ये तो किसी की इक्वल मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। देखें जी, गौर करें। नज़र आया कहीं पे? चलें फिर नेक्स्ट चलें। अब ई को चेक करते हैं जी। ई का ऑर्डर है 2/2, हम 2/2 पे डायरेक्ट चलते हैं। ये हमारे पास आ जाता है जी 40। ये नज़र आ रहा है आपको, ई और एच एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम ऑर्डर्स हैं 4062 4062। तो हम यहाँ लिख देते हैं ई इक्वल टू एच। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। अब सवाल, अब एफ़ रह गया। अब एफ़ को चेक करते हैं। एफ़ का ऑर्डर क्या है जी, 2/1। जी का ऑर्डर भी 2/1 है, ये 2 और 6 है एफ़ जो है, और जी जो है 3 - 1, ये भी 2 बन गया, और 3 + 3 ये 6 हो गया। तो इसके ये तो दोबारा वही एफ़ के इक्वल नहीं आ गया। तो मतलब एफ़ और जी भी ये हैं जो वो भी एक दूसरे के इक्वल हैं। अच्छा, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं और इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 ही हमारे रह गए। एक तो हमारे पास एक ये रह गया डी, और एक हमारे पास रह गया जी जे। बाकी तो हमारे हो गए। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर भी डिफरेंट है, और ये वैसे भी एक दूसरे की इक्वल नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी डी नॉट इक्वल टू जे। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये वाला ये पार्ट उन्होंने सिर्फ क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, उन्होंने पूछा इक्वल कौन से हैं। आपने इक्वल बता दिए, ये चारे बता दिए, बस चारों बता दिए तो बस बात ख़त्म। लेकिन ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप लिखना भी चाहें तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स में ए की वैल्यू, बी की, सी की और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हमें ए बी सी और डी इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझा दूँ मैं। जो ये है ना, ये इक्वल टू होगा इसके, ये इसकी इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है। ठीक है, अब हम इन सबको लिख लेते हैं ताकि हम इनकी इक्वेशंस बना सकें। अच्छा, ए प्लस सी ये जो वैल्यू है इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए प्लस
2b, a प्लस 2b इक्वल टू -1। नेक्स्ट है c, जो बोले c -1 इक्वल टू किसके है जी, 3 के, और 4d -6 इक्वल टू 2d के। अब आप इसमें कहेंगे कि इनकी तो वैल्यूज, तो भी तो आपने बोला था कि कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर्स तो मैट्रिक्स में नहीं लिखे जाते। तो बच्चों ये कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हैं, इनकी वैल्यूज़ इसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं। अगर इनकी वैल्यूज़ अंदर ना होती तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स होने थे, फिर ये रियल नंबर्स नहीं थे होने, और रियल नंबर्स जो हैं वो ही मैट्रिक्स बना सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं बनते। अब यहाँ पे अगर देखा जाए a प्लस सी है इक्वल टू 0, हम दो वैल्यूज़ अननोन है 1 और 2। इसके अंदर भी ऐसे ही है, दो वैल्यूज़ हैं a और b, ये जो है सॉरी a और c पहली में जो है वो अननोन है, दूसरी में इसको इक्वेशन नंबर में डाल देते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में दो वैल्यूज़ हैं जो अननोन है, इक्वेशन नंबर 2 में भी दो वैल्यूज़ हैं जो अननोन है। इक्वेशन नंबर 3 में देखा जाए तो उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू है जो अननोन है, बाकी दो वैल्यूज़ तो नोन है। इसका मतलब है हम इक्वेशन नंबर 3 में से वैल्यू निकाल सकते हैं 3 की। हम अब क्या करेंगे, अब देखें, अब यहाँ पे हम लिखते हैं टू यूज़ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो c -1 इक्वल टू 3 है, तो ये c आ ही रहा है और -1 उस तरफ जाके क्या आ जाएगा 3 + 1, तो c की वैल्यू तो निकल आई भाईजान, यहाँ पे c की वैल्यू तो आ गई। अब c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू 4, ये आ गई हमारे पास वैल्यू 4, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो 4th है इसके अंदर क्या है, 4th इक्वेशन नंबर 4d -6 इक्वल टू 2d, इसके अंदर भी a की वैल्यू है जिसके नहीं पता हमें, d, बाकी तो कुछ नहीं है। हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू, d की वैल्यू निकालने के लिए तो इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम ऐसे करते हैं टू यूज़ इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या है जी, इक्वेशन नंबर 4 4d -6 इक्वल टू 2d। अब हम क्या करें इसमें यह है कि d की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ करना पड़ेगा और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे करते हैं जी 4d और इक्वल टू 2d, यहाँ पे माइनस था वहाँ पे +6 हो गया, प्लस हो गया, और फिर हम को स्टेप करते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं, d की वैल्यू 4d, इस तरह का प्लस है तो यहाँ हो जाएगा -2d
इक्वल टू 6। तो 4d माइनस 2d क्या हो गया, ये हो गया जी 2d इज इक्वल टू 6, और d का ये 2 जो है उस तरफ चला गया तो 6/2। तो d की वैल्यू क्या निकल आई भाईजान, 2 3 6, d की वैल्यू आ गई 3। नहीं जी, वैल्यू तो एक और भी हमारे पास निकल आई। अब हमने c की वैल्यू भी फाइंड कर ली और d की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट जो है वो हमें अब a की वैल्यू और b की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर चलते हैं, यहीं सॉल्व करते हैं इसको भी, यहाँ लाइन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 01, ठीक है। यहाँ पे आप हम लिखते हैं a प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू अब पहले इसके अंदर क्या था कि दो वैल्यूज जो थी वो अननोन थी, अब सिर्फ एक वैल्यू रह गई अननोन, वो है a। c की वैल्यू तो हमने ये निकाल ली हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू माइनस c, ये इस तरफ प्लस था तो उस तरफ जाके माइनस हो गया, और c की वैल्यू क्या 4। तो इसका मतलब है हम अगर c की वैल्यू लगा दें तो भाईजान वो तो -4 बन गई। इसका मतलब है a की वैल्यू भी निकल आई, a क्या है इक्वल टू -4, ये वैल्यू भी आ गई। अब चलते हैं जी, कौन सी रह गई, अब a भी निकल गई, अब सिर्फ b रह गई है। b क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें है a प्लस 2b, इसके अंदर b मौजूद है, a की वैल्यू भी निकल आई। तो क्या है क्वेश्चन, a प्लस 2b इक्वल टू -7, a प्लस 2b इक्वल टू -7। तो b की वैल्यू क्या है वो देखते हैं पीछे जाके, सॉरी b की तो हम निकालेंगे ना इसमें से, a की वैल्यू है -4। तो हम क्या करते हैं जी, आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। इसको लिखते हैं 2, ये क्वेश्चन नंबर मर्जी, टू पुट द वैल्यू ऑफ a इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सी थी, ये थी। अब a की वैल्यू क्या थी -4, और आगे वैसे के वैसे लिख देते हैं हम 2b प्लस 2b इक्वल टू -7। तो b यहीं रह गया, -7 और +4, ये कितना है 7 + 4। दोबारा देख लें, क्वेश्चन ठीक लिखी हुई है, हाँ जी, a प्लस 2b इक्वल टू -7, ठीक है। और -3 + 4 कितना आ गया जी, -3, और ये आ गया b, और 2 को ले गए हम नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई जी -1.5, b इज इक्वल टू -1.5, ये लीजिए सारी वैल्यूज निकल आई। कौन सी निकल आई, ये a हो गया जी, ये a हो गया, यहाँ पे b नेक्स्ट था, नेक्स्ट पे ये b की वैल्यू आ गई, और फिर क्या है जी c की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू भी आ गई। सारी की सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी। अगर आप मज़ीद इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे
काम करते हैं, इसको करते हैं रिमूव। ठीक है जी, इसको रिमूव करते हैं, लिख देते हैं जी ए इक्वल टू कितने जी -4 इक्वल टू -4, बी इक्वल टू -1.5, सी इक्वल टू, दोबारा पीछे जाते हैं देखते हैं, सी इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू 3 है। सी इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू 3, तो ये हमारा चारों के चारों वैल्यूज़ निकल आई। तो उम्मीद है कि आपको आज की एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ।